राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूं अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस जो ये वीडियो होने वाली है आज, ये हमारा जो नेक्स्ट पेपर है किसका, बिजनेस स्टैटिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी का जो पेपर होने वाला है, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट का है, लेकिन है तो माइनर। लेकिन इसका जो पेपर है गाइस, जो इसके मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं इसको, मतलब एज अ मेजर पेपर गैस करके चलिए। ठीक है, तो आज जो ये पेपर है इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो गाइस बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है और गाइस ये 2023 का पेपर है। ठीक है, तो इसके बहुत लगभग 90% चांसेस रहेंगे कि इसमें से रिपीट होगा पेपर। ठीक है, क्योंकि अगर इससे प्रीवियस वाला डालता है, इससे पहले ईयर का डालता तो मैं, तो उससे उतने नहीं होते जिससे उसके पहले वाले से होते हैं। यानी तुम जहाँ अभी आप रहें, यानी अभी हम 2025 का पेपर देंगे तो हम हमारे लिए 2023 का पेपर इंपॉर्टेंट होगा। 24 का उतना नहीं होगा जितना 2023 का 22 का होगा। ठीक है, तो 22 का तो कहीं से मिल नहीं रहा था, बट 23 का था मेरे पास, तो मैंने वही सॉल्व कर दिया है। तो कहीं इसका जो है ना पूरे 47, मतलब मेरा 47 लगा लो, 46 पेज कंप्लीट यहाँ पर देखना, 47 पेज इतना तक आया था। ठीक है, बाकी आप मैं इसका सॉल्यूशन, अब गाइज अगर मैं अपने खुद से पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 47 पेज हैं और रात भी बहुत हो चुकी है। पूरी दुनिया सो चुकी है कब की। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखिए, तो इसका जो बेसिक सेकंड सेम माइनर पेपर है, वोकेशनल वाला है, मतलब वोकेशनल लगा लो, वोकेशनल पेपर है बिजनेस स्टडीज का। आपको पता है कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन होते हैं, हमको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी में कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं और हमको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, और पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। तो वैसे बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है आपके, मतलब इन फ्यूचर का कोई वैसे तो बीकॉम, बीसीए, बीबीए इन वाले इन जो ये कोर्स करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी आपकी व्यवहारिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट का। ठीक है, ये अगर कोई इन फ्यूचर आगे जाके बिजनेस, अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे आप ज़्यादा बात ना करके सीधे पेपर स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हमेशा की तरह वही, मैं रुक जाऊँगा, आपको पॉज करके रुक के देख लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने एक और गाइस, हाँ सबसे मेन बात, ये हिंदी मीडियम में कर रखा है मैंने, मैं खुद एक हिंदी माध्यम का हूँ। तो क्वेश्चन बाकी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं लिखा, जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बट आगे लिखे होंगे, जैसे आगे से स्टार्ट किए थे मैंने लिखने। ठीक है, तो बाकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हिंदी में बहुत टाइम बाद लिख रहा था, तो राइटिंग ऐसी हुई है। बाकी उसको नज़रअंदाज करिए, अशुद्ध नहीं लिखा होगा कहीं पर, इस बात का ध्यान गारंटी देता हूँ। बाकी आप खुद समझते हुए चलिए। और हाँ, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि जो बहुत लास्ट टाइम पे, मतलब क्योंकि इंग्लिश माध्यम वालों का, इंग्लिश मीडियम वालों का ऐसा होता है, वो हिंदी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, बट हमारे हिंदी वालों का ऐसा रहता है कि वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो बाकी जो जिसकी जैसी इच्छा है, बाकी माइनर सब्जेक्ट है उसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले समय में हमने ऐसे किया था, अच्छे नंबर आए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो सीधे आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिएगा, डेटा के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व का वर्णन करें, यानी डिफाइन द ग्राफिकल, जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश में, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और गैस जैसे मैंने क्वेश्चन कर रखा है ना, आपको भी वैसे ही करना है, और आप इस तरीके से करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप पॉज लेते रहिए। तो गैस आप धीरे धीरे, मतलब जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं उसको आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना बाद में। तो ये पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो लास्ट लाइन है इसकी, मैं भी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो, बहुत गरीबी आ रही है तो ऐसे लिखना पड़ रहा है, कॉपी में कमी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सांख्यिकी को परिभाषित करें और इसकी सीमाओं पर चर्चा करें। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, क्वेश्चन क्या होगा इसका, सांख्यिकी को परिभाषित यानी डिफाइन स्टैटिक्स एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स का ये हो गया, बहुत सारे आराम से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और मैंने कहाँ कहाँ से मतलब आपको हर जगह से, चाहे गूगल हो, चैट जीपीटी हो या मेटा एआई हो, मतलब हर जगह से फाइंड आउट करके बना रखे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो पढ़ने वक्त। और अब आराम से पॉज करके देख सकते हैं, कहीं पे समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो क्या यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असतत और सतत डेटा से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। तो इसका आंसर, तो वैसे यहाँ से थोड़ा अच्छे से काम किया है, तो यहाँ से भी राइटिंग अपने हाथ सेट हो गया था ना हिंदी में, तो देख सकते हैं। और गए जो 47 पेज ने एक ही दिन में कर रखे हैं, पूरा दिन भी नहीं, मतलब लगभग गैस कर सकते हैं आप कितने घंटों में कर रखे होंगे। क्वेश्चन लिखना, इतना वो करना, ढूंढना, बहुत टाइम लग जाता है ना इन चीज़ में। बाकी ऐसे पॉज करके रुक करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अंकगणितीय माध्यिका हो गई और बहुलक वितरण का वर्णन करें, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है, देन उसके बाद ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या है, अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कर लिया, फिर उसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसका एग्जांपल दे दिया, ठीक है। बहुत ईजी है। देन उसके बाद माध्यिका मीडियन डेफिनेशन लिख दी भाई, फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसका एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये 4000 लास्ट में है, 4000 टू 5000 5। देन उसके बाद मोड बहुलक, उसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की क्लासिकल एवं सांख्यिकीय परिभाषा बताइए। क्लासिकल को हम शास्त्रीय भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन को हम शास्त्रीय परिभाषा भी कहते हैं वैसे, ठीक है। तो पहले प्रायिकता के बारे में लिखा, वहीं फिर शास्त्रीय परिभाषा आ गया क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला, फिर उसकी के फीचर्स, मुख्य विशेषताएँ, फिर एग्जाम्पल, फिर व्यापार में उपयोग, क्योंकि हम व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं यानी व्यापार के बारे में, तो इन चीज़ में क्या उपयोग हो उस चीज़ का। देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल और इम्पीरियल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी सांख्यिकीय परिभाषा डेफिनेशन, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसके की फीचर्स, ठीक है। देन एग्जाम्पल, नेक्स्ट निष्कर्ष, ठीक है। गाइस मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर इन्हीं टॉपिक्स में से क्या बनेंगे, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे वहाँ, इससे बाहर नहीं आएगा। सांख्यिकीय प्रायिकता, ठीक है, पेज नंबर 18। 18 नंबर बहुत लकी नंबर है गाइज, मेरा तो फेवरेट नंबर है। बाकी विराट कोहली का जर्सी नंबर भी है, बहुत लोगों का फेवरेट भी है। और अभी देख रहा था कि आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है। पढ़ाई के साथ साथ ना मैच भी देखना ज़रूरी है गाइज, दिमाग खुल जाता है, और ख़ासकर आईपीएल। और पूरे 9 साल बाद 2016 से 16 के बाद अभी 2025 में आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है। और आप मैच भी देखते रहिए और इसको पॉज करते करते पढ़ते भी जाइए, रुकते भी जाइए, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा। और कहीं पर मैंने कुछ गलती करी होगी तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी देखना है गाइस, आप फाइनल कौन जीतता है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। पढ़ाई के साथ साथ ना वो भी हो जाता है, थोड़ा मज़ा आता है, खासकर क्रिकेट में, ठीक है। पॉज करके आराम से रुक के
फिर देख लीजिए। नेक्स्ट पेज का कंक्लूजन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? डिफाइन अ टाइम सीरीज, व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद मे बी 6 नहीं पढ़ा ना मैंने। 6 क्वेश्चन क्या ये था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, परिक्षेपण एवं स्क्यूनेस तिरछापन से आप क्या समझते हैं। देखा आईपीएल में घुस गया था तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 7 ही है, टाइम सीरीज डेफिनेशन। अब है बहुत स्पीड में लिख रखा है तो राइटिंग जैसी भी हो उसको नज़रअंदाज करिएगा, बस अशुद्ध नहीं लिखा होगा कहीं पर, कोई भी मिस्टेक नहीं होंगी, क्योंकि मैं शुद्ध लिखता हूँ ऐसे हमेशा से। ठीक है, देन एग्जाम्पल। फिर अब मैं कह रहा हूँ कि आप पॉज करते हुए रुकते हुए पढ़ते जाइए, देखे जाइए। ठीक है, यहाँ पे त्यौहार है, हाँ मौसम है, त्यौहार आदि से होने वाला असर। अब तो नींद भी नहीं लगेंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। आरोही अवरोही स्थिर, पढ़े होंगे आपने पहले से भी। आरोही अवरोही क्या होता है, आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में। ठीक है, फिर ट्रेंड निकालने के तरीके, ग्राफ विधि, मूविंग एवरेज विधि, अधोरेखा, अधोरेखा, लीड स्क्वायर्स मेथड, त्रिकोणीय माध्य विधि। नेक्स्ट लास्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। डेटा है गाइस, थोड़ा पेन स्लो चल रही थी ना इसमें, डेटा बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। क्या कह रहे हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन्स। देखिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ने वाला बच्चा बता देगा इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितने 1/4 है आई, देख लीजिएगा अच्छे से आराम से। अगर 4 में पढ़ने वाला नहीं बता पाएगा तो क्या हो गया, फिर 10th में तो पढ़े रखा है ना सबने, चाहे वो अभी बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसने तो पढ़े रखा है। अगर किसी मतलब कोई कहता है कि मेरी 11th से मैथ्स छूट गई थी तो उसने 10th में तो पढ़ी ना प्रोबेबिलिटी, 10th में तो था ही। चैप्टर नंबर 15 था आई थिंक, 16 था ऐसे, हाँ 15 तो। अब आते हैं सेक्शन बी में, किस में आते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। यानी परिक्षेपण की माप बताएं, रेंज मानक विचलन और माध्य विचलन को परिभाषित करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन। ठीक है, पॉज करके आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ पे हम 3 मेजर्स की बात करेंगे। ठीक है, रेंज, मानक विचलन और माध्य विचलन। अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। समझते हुए जा रहे होंगे आप, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं इसमें पढ़ने रहेंगे ना कहीं तो यहाँ पूरी रात हो जाएगी, और कैमरे का इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना पाऊँ, फ़ोन ब्लास्ट कर देगा वहाँ लास्ट में। नेक्स्ट है, देख सकते हैं आप, फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल, फिर व्यावसायिक उपयोग, फिर उसी प्रकार से मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद फॉर्मूला लिख दिया, फिर एग्जाम्पल, फिर उसकी इम्पोर्टेंस, देन एंड द लास्ट कंक्लूजन। और फिर एक उसमें क्या रहता है, बिजनेस स्टैटिक्स में महत्व है। ठीक है, इतना नया क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, डिफाइन एन इंडेक्स नंबर एंड मेंशन इट्स यूजेज, ऑल्सो एक्सप्लेन लेस्पेयर एंड पासे पासेज इंडेक्स नंबर्स। यानी सूचकांक संख्या को परिभाषित करें तथा इसके उपयोग का उल्लेख करें। लास्ट पेयर और पासे के सूचकांक संख्याओं की व्याख्या करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इसमें से, मैं कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन, 90 नहीं भी तो 80 तो बनेंगे ही, कितने पक्का बनेंगे। ठीक है, पॉज करके रुक के आराम से पढ़ लीजिए, और कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने पेज नंबर डाले रखे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पढ़ सकते हैं आराम से।
और ये IIP है, यहाँ IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। एक तो CIP भी होगा यहाँ, ये है जैसे CPI, सॉरी, मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य मूल्य सूचकांक। फिर ये लास्ट पेयर का सूचकांक संख्या, डेफिनेशन लेगी उसकी, फिर उसका फॉर्मूला आ जाएगा, फिर विशेषताएं, ठीक है। फिर पासे का आ जाएगा, डेफिनेशन, फॉर्मूला, और एंड लास्ट यहाँ पे हम कन्वर्जन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हम पीछे देखेंगे, यानी इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, द्विपद बंटन, यानी जो बायोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हिंदी में कहते हैं हम द्विपद बंटन। द्विपद बंटन आपने सुना भी होगा, खासकर मैथ्स वालों ने 11th-12th में, ठीक है। और माध्य प्रसरण ये तो हमने 10th में सुन लिया था, माध्य प्रसरण ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जैसे मान लीजिए इसका इंट्रो हो गया, फिर यहाँ पे द्विपद बंटन बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। इतना उसके बारे में हो गया यहाँ तक। फिर देन उसके बाद एग्जाम्पल लिख लिया हमने, उदाहरण, ठीक है, कैसे करके। अरे जैसे मैंने लिख रखा ना कैसे वैसे लिख सकते हैं आप, इसको अप्लाई करोगे ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि कॉपी में आपको आना एक अलग बात है, और कॉपी में आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। एग्जामिनर वही चेक करेगा आपका। तो फॉर्मूला ऑफ बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का द्विपद बंटन का फॉर्मूला है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर द्विपद बंटन का माध्य और विचलन, ठीक है, यानी मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे माध्य मीन ये हो गया, म्यू इक्वल टू एन डॉट पी, जहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रूफ दे दें, प्रूफ, ये प्रूफ बहुत ईजी है। यहाँ पे ई है, हाँ ई इंटू आर, और दूसरे में मान लिखा है मैंने ई इंटू एक्स करके वहाँ वेरिएंस के लिए, यानी विचलन के लिए। बहुत ईजी, आराम से समझते जाएंगे तो आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे पहला वाला प्रूफ हो जाता है, यानी मीन प्रूफ हो जाता है। देन फिर उसके बाद वेरिएंस द्विपद बंटन के लिए ना, ये द्विपद बंटन के लिए है, सबके लिए अलग अलग होते हैं ना ये। यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन डॉट पी डॉट क्यू, ठीक है। ये 1 माइनस पी है, क्यू इक्वल टू 1 माइनस, ये माइनस है, थोड़ा पेन उतनी चल नहीं थी ना तगड़ी, तो उसका दीजिए। यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं आप, मैंने क्या कहा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक्स कहा था, वहाँ पहले वाले वो आर बना था, ठीक है। कोई दिक्कत तो गैस पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने काट रखा है, ज़्यादा ध्यान मत लगाना। और यहाँ पे n-2 है, क्या है, n-2 माइनस एक्स माइनस टू, ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, अंदर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, फिर n-2 माइनस का होल और x-2 इतना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। देन इसके बाद इसके यूजेस देख लीजिए, और एट द लास्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोरिलेशन, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी सहसंबंध क्या है, सहसंबंध गुणांक के मूल गुण क्या है। यानी तीसरे यूनिट से आपका जो बिजनेस स्टैटिक्स का आप देखेंगे ना जब सिलेबस, उसका तीसरा यूनिट है, और फर्स्ट ही टॉपिक है मे बी, व्हाट इज मतलब कोरिलेशन क्या है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन प्रॉपर्टीज उसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का आएगा, देख लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मतलब इसके अंदर जितना ला सकते हैं आप, फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट, सैनिक सहसंबंध गुणांक, फिर कार्ल पियर्सन एक है ना, उसमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन करके है, उसमें तो बड़ा लंबा रिलेशन होगा, मैंने इसमें शॉर्ट में कर दिया कि इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। फिर सहसंबंध गुणांक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो मीन है, देख सकते हैं आप धीरे धीरे, पॉज करते हुए पढ़ते हुए जाइए इसको, ठीक है।
आउटलायर से प्रभावित यानी अत्यधिक मान, आउटलायर्स का मतलब होता है अत्यधिक मान। सहसंबंधों गुणांक में आउटलायर्स बहुत छोटे या बड़े मान, हाँ सॉरी, बहुत बड़े या छोटे मान होते हैं, बहुत बड़े या तो बहुत छोटे मान होंगे या बहुत बड़े मान होंगे, तो उनको आउटलायर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ है। तो ये 12 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है 43 पेज की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, मतलब इस पेपर का, सॉरी। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, गिव डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन, ये एन आइडल होगा, एन आइडल एवरेज, एन आइडल एवरेज मैंने एन इन आइडल कर दिया ना, एन आइडल, IDEL होगा। ठीक है, आइडल, एन आइडल एवरेज यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए, एक आदर्श औसत के लिए वांछनीय गुण बताइए। ठीक है, वांछनीय गुण मतलब जो उसके क्या होते हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो देख सकता हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में कैसे करके वैसे करने का। और इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन ये केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए अलग होते हैं, तो उनको कैसे करना है यहाँ लिखे हैं मैंने, अच्छे से देख सकते हैं आप। ठीक है, देन फिर व्यापार सांख्यिकी में आदर्श औसत के वांछनीय गुण, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज इन बिजनेस स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें पहले क्या जाते हैं, सिंप्लिसिटी, फिर उसके बाद एक्यूरेसी। ठीक है, देन उसके बाद प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस, देन उसके बाद स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी, फिर कंप्यूटेशनल एज, फिर कंसिस्टेंसी, फिर रेजिस्टेंस टू फ्लक्चुएशन। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन। तो गैस यहाँ पर पेपर हो चुका है ख़त्म, और पूरा सॉल्यूशन है गैस, आप कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है बीच में, कोई या मिस क्वेश्चन नहीं है। बाकी पेपर बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है गैस आपके, मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि 2 तारीख को होने वाला है। अब कितने दिन रहेगी, आज कितना बच गया, हाँ आज हो गया आपकी 30 तारीख, 30 1 2, बस न सॉरी 31 ज़रा, 30 31 1 2 है भी है आपके 2 दिन, और एक आज का दिन लगा के 3 दिन, तो अभी कर सकते हैं आप। बाकी मैथ्स को भी टाइम देते रहिए, इसको भी टाइम देते रहिए, क्योंकि मैथ्स से ही 1 दिन का गैप है, मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये होता है ना, हमारे भारत में क्या है बताऊँ, एक ही चीज़ की कमी है, वो अपने आप पे उसको अप्लाई करता नहीं, इंडिया में खास कर यही है, वो दूसरों को ज्ञान देने में ज़्यादा वो रखते हैं। मेरा उतना वो नहीं है, बट कह देता हूँ कभी कभार, ज्ञान देता है, बोला बोला वो अलग बात है, पहले अपने आप पे अप्लाई करो उसको, फिर दूसरों को ज्ञान दो। ठीक है, बस हमारा यही रहता है, इंडिया में तो ज़्यादा यही रहता है, वो अपने आप पे अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों पे थोपने लग जाते हैं, तो उसको ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। ठीक है, बाकी इस मस्ती मजाक से चलती रहेगी, और पेपर यही था, और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में सॉरी कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसे तब तक के लिए राधे राधे, और ध्यान रखिएगा अपना, और सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर देने ना। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ऑल द बेस्ट गाइज।